day 15 and we are going to discuss the next part of chemical control and coordination in which we will start from the testis. And what is testis? आपको पता है ये genital organ है in case of male body and it is endocrine gland. कहो कि मैम हम तो ये जानते थे कि it is responsible for forming gametes. Yes, it is right. गैमेट के फॉर्मेशन के साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है. कौन कौन से वो हार्मोन हैं जरा देखें. एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. एंड्रोजन क्या होता है? व्हाट इज एंड्रोजन? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन. टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एंड्रोजन. आप ऐसा कर सकते हो. ढेर सारे मेल हार्मोन्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, वो सारा ग्रुप एक साथ मिलकर क्या कहलाता है? एंड्रोजन. एंड टेस्टोस्टेरोन इज द मेन पार्ट ऑफ दिस एंड्रोजन. मेन जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन. एंड सबसे पहले देखें कि वेयर द टेस्टिस इज प्रेजेंट. तो टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, है ना. बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक स्क्रोटल सेक प्रेजेंट होता है. स्क्रोटल सेक के अंदर वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट. एंड व्हाई दिस इज सो? क्यों है ऐसा? व्हाई दिस इज आउटसाइड द बॉडी और एब्डोमिनल कैविटी? कह सकते हो तुम कि टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ बॉडी बट इट इज सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी का जो टेम्परेचर है ऑन दैट टेम्परेचर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी आप कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. सेल डिवाइड होकर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा ऑन दैट टेम्परेचर. देन टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इसके पास स्पेसिफिक ऑर्गन है दैट इज स्क्रोटल सैक. उसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, क्रीमास्टर मसल्स, जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे. तो वो सारे मसल्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और घटाते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. यानी कि टेस्टिस जिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है वहां का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है. एंड स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाता है. कहो कि मैम चलो भाई आपने देखा गैमेट का फॉर्मेशन, साथ ही साथ हार्मोन. कहो कि हार्मोन्स जो सिंथेसाइजिंग सेल्स हैं व्हिच वेयर दीज सेल्स आर सिचुएटेड एंड व्हाट आर दीज सेल्स. यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस हियर, है ना. यहाँ पे आप देख रहे हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज सिचुएटेड. इन दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना. दिस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के अंदर मेयोटिक डिवीजन होगा और मेयोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बन जाता है? हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है. इन बिटवीन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है एंड दीज स्पेसेस आर नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस. और यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं लेडिक सेल्स, है ना. ये क्या है? अपने लेडिक सेल्स हैं. ठीक है, ये लेडिक सेल्स हैं एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मेल हॉर्मोन्स. मेल हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, बियर्ड का अपीयरेंस, मॉस्टिक का अपीयरेंस, है ना, बॉडी का हाइट बढ़ जाना, एग्रेसिव नेचर, लिबिडो, सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल. दिस हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. आप कहो कि मैम ये सब तो देख लिया, जरा देखें और कौन कौन सा हार्मोन है जो यहाँ से रिलीज होता है. तो सेकंड हार्मोन इज इनहिबिन, है ना. जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि क्या करता है, हाइपोथैलेमस के अंदर जीएनआरएच के सिक्रेशन को रोकने के लिए इनहिबिन नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है. स्पेशल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जो प्रेजेंट है वहां से इनहिबिन रिलीज होगा एंड दैट विल इनहिबिट द एफएसएच सिक्रेशन, एफएसएच रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है. तो आपको याद रखना है टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है भाई? फ्रॉम लेडिक सेल्स एंड इनहिबिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. याद रखोगे सर्टोली सेल्स इसको सिक्रेट करते हैं और यहां से ये इनहिबिन किसके ऊपर काम करेगा भाई? एफएसएच रिलीजिंग सेल्स विच इज प्रेजेंट इन पिट्यूटरी. जीएनआरएच को कम करेगा, है ना. जीएनआरएच कम आएगा तो एफएसएच भी कम आएगा. ठीक है. अब बोल रहा है कि ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन, अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाए देन व्हाट विल हैपन? आपको पता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी बियर्ड का अपीयरेंस नहीं होगा, बॉडी मस्कुलाइन नहीं होगा, स्टेचर लॉन्ग नहीं होगा बहुत ज्यादा, एंड वो कैसा फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक दिखने लगेगा. उसके बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? ब्रेस्ट का अपीयरेंस दिखने लगेगा, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं. क्यों होगा वो आपको पता है. एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं किसके साथ भाई? टेस्टोस्टेरोन के साथ. सो इन दैट केस क्या होगा? फेमिनिज्म डेवलप होना चालू हो जाएगा. नेक्स्ट की बात करते हैं. व्हाट इज दिस? जरा देखें, ये फीडबैक मैकेनिज्म का अरे दिखा रखा है यहाँ पे. व्हाट इज देयर? देखिए जरा,
हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है, GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंड ये स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉर रिलीजिंग LH एंड FSH. LH इज एक्टिंग ऑन लेडिक सेल्स, मैंने आपको लेडिक सेल्स दिखाया, इंटरस्टिशियल सेल्स इन्हीं को कहते हैं, एंड दिस LH विल लीड टू द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन. बात करते हैं FSH की, तो FSH पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, कहाँ काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स के ऊपर. वेयर इज सर्टोली सेल्स, चलो मैं आपको सर्टोली सेल्स पहले दिखाऊं. वेयर इज सर्टोली सेल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बड़े बड़े लार्ज साइटोप्लाज्मिक सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज लार्ज साइटोप्लाज्मिक सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स. ये सर्टोली सेल्स करते क्या हैं, दीज सर्टोली सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइडिंग, कह सकते हो ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह काम करते हैं. यहाँ पे स्पर्म्स इसके अंदर अपना हेड छुपा के रखते हैं ताकि ये इसका फेगोसिटाइजेशन ना हो, है ना. तो दीज आर सर्टोली सेल्स, इसको नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं. दिस इज ऑल्सो एंडोक्राइन इन नेचर, यू कैन सी इट इनसाइड दिस. अरे है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो सर्टोली सेल्स क्या सीक्रेट कर रही है, फैक्टर्स हेल्पिंग स्पर्मियोजेनेसिस. कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जो स्पर्म के फॉर्मेशन यानी आप कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो नीडेड होता है. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, हाउ टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एज वेल एज इनहिबिन फ्रॉम सर्टोली सेल्स. लेडिक सेल्स क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन. ठीक है, चलो भाई हो गया. अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंड्रोजन की. हमने इसको क्या कर रखा है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है इसका फंक्शन, आप इसको इजीली याद कर सकते हो. तो सबसे पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जैसे ही प्यूबर्टी ट्रिगर होती है, एडम्स एप्पल अपीयर होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सेल्स डिवाइड करने लगते हैं जिसकी वजह से बाहर की तरफ दिखाते हैं. इन केस ऑफ मेल बॉडी तो उसकी वजह से पिच कैसा हो जाता है भाई, वॉइस का लो हो जाता है. ठीक है, चलो भाई आगे बात करें. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है भाई स्पर्मेटोजेनेसिस, उस बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन चालू कर देगा एंड्रोजन. अगला जो इफेक्ट है वो है प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन. कहने का मतलब क्या है कि प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देगा एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना चालू करेगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी और बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा. अगला देखते हैं भाई नेक्स्ट, रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन. मेल एसेसरी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज स्टिमुलेट्स एग्रेसिवनेस इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल. मेल्स आर मोर एग्रेसिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड्रोजन. एंड नेक्स्ट इज स्टिमुलेट्स मस्कुलर ग्रोथ, है ना, मस्कुलाइन जो स्टेचर होता है मेल बॉडी के अंदर वो काफी मसल्स वहां पे डेवलप होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल बॉडी. व्हाई, इट इज ड्यू टू एंड्रोजन. स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर. प्यूबर्टी के टाइम पे यानी आप कह सकते हो एडोलेसेंस जब ट्रिगर होता है देन फेशियल हेयर्स इन केस ऑफ मेल बॉडी ज्यादा, दाढ़ी आने लगती है, मूछें आने लगती हैं, बॉडी के ऊपर हेयर्स का ग्रोथ इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल बॉडी ज्यादा होता है. तो दिस ऑल आर रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन दैट इज एंड्रोजन सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स. चलो भाई ये हो गया कंप्लीट. आगे की बात करें, द नेक्स्ट organ we are going to discuss endocrine glands, that is ovary. Just like testis, it is also heterocrine glands. ये भी heterocrine glands है because egg cell के production के साथ साथ कुछ hormones भी release कर रहा है. Which are the hormones which is secreted from this part? Then we are going to see the ovary. भाई आपको पता है abdominal cavity में present है. Just like भाई सुनना ध्यान देना, spermatogenesis body temperature पे नहीं हो सकता पर oogenesis body temperature पे होता है. और oogenesis कब start हो जाता है, embryonic stage में, यानी कि जब fetus develop हो रहा होता है तो 7th month से ही oogenesis start हो जाता है. ठीक है, तो आप याद रखना भाई ओवरी इज सिचुएटेड इनसाइड द कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, एंड दीज आर द एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल बॉडी फॉर एकोमोडेटिंग द फीटस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड यूटेरस. ये यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब है. अम्पुलरी रीजन, यहाँ पे क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है. इनफंडिबुलम प्रेजेंट है, इट इज द पार्ट, आप कह सकते हो इट इज द पार्ट ऑफ दिस यूटेरस. एंड ओवरी सेपरेट ऑर्गन, इट इज हेटेरोक्राइन, यानी एक सेल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ये फिर एक सेल रिलीज कर दिया जाएगा बाहर और फिर इसको कैप्चर कर लिया जाता है इनफंडिबुलम के द्वारा. ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी की बात करें, यू कैन सी द डायग्राम हियर. जब हम क्रॉस सेक्शन या हिस्टोलॉजिकल या टिश्यू लेवल की स्टडी की बात करते हैं देन वी आर सीइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट है उसके अंदर वेरियस स्टेजेस प्रेजेंट है फॉलिकल्स के. तो यू आर सीइंग इट वेरी क्लियरली, प्राइमरी फॉलिकल्स या फिर प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स, है ना. दीज फॉलिकल्स आर इमैच्योर, दीज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन. ठीक है, फीमेल
हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो कहो कि मैम क्या होगा, FSH इसके ऊपर काम करेगा, LH काम करेगा, इसका मैच्योरेशन चालू हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल, आफ्टर दैट प्राइमरी विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, एंड आफ्टर दैट इट विल गेट मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, यहाँ के जो सेल्स हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन ही मेन फीमेल हार्मोन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से oogenesis होता है, यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑन द 13th and 14th डे LH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो LH का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, ड्यू टू LH सेल्स दिस फॉलिकल विल गेट रप्चर्ड एंड ओव्यूलेशन विल गेट अकर्ड, है ना, ओव्यूलेशन होगा, यहाँ पे एग सेल्स रिलीज कर दिए जाएंगे, कहाँ पे, बॉडी सिलोम के अंदर। आफ्टर रप्चरिंग दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्पेशलाइज्ड बॉडी दैट इज एंडोक्राइन इन नेचर, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये सिक्रेट क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। व्हाई प्रोजेस्टेरॉन इज नीडेड, प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत कहाँ है, दिस प्रोजेस्टेरॉन विल एक्ट ऑन, कहाँ एक्ट करेगा भाई, यूटेरस के लाइनिंग के ऊपर, एंडोमेट्रियम के ऊपर। एंडोमेट्रियम के सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यूटेरस का वॉल को थिक करने की कोशिश करेंगे, ताकि इम्प्लांटेशन इजी वे में हो सके। ठीक है, आफ्टर बहुत ज्यादा जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी के अंदर हाई हो जाता है, तो इसका फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस को जाकर के मैसेज देता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जस्ट स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ FSH एंड LH बाय स्टॉपिंग GnRH, है ना, GnRH को रोको ताकि ये क्या हो सके, रुक सके, है ना। तो भाई वहां पे FSH LH का सिक्रेशन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डीजेनरेट हो जाएगा। किसका डीजेनरेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का, ये डीजेनरेट हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकांस। तो ये सारा डिटेल आप फिर से एक बार देखोगे कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ओवरी के अंदर हमने ये देखा कि जो एंडोक्राइन पार्ट है ओवरी का, दैट इज ग्राफियन फॉलिकल्स के सेल्स एज वेल एज कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे किसका सिक्रेशन हो रहा है, इनहिबिन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो चलो देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले जो मेन सेक्सुअल हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन, सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, क्या करता है भाई, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ ओवा एज वेल एज एग सेल के मैच्योरेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है, दैट इज एस्ट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कम सिक्रेशन होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो गया है पर एस्ट्रोजन नहीं आ रहा है, देन एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप नहीं होंगे, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, है ना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई प्रोजेस्टेरॉन की, क्या करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, या फिर कह सकते हो कंसीव करने के लिए यूट्राइन वॉल को थिकन करने का काम करता है, एज वेल एज क्या करता है भाई, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मैमरी ग्लैंड के फॉर्मेशन, मैमरी ग्लैंड को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। हाइपोसिक्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ब्लड में कम होता है, वैसे ही यूट्राइन वॉल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा, जो भी थिकनिंग थी यूट्रस वॉल की वो क्या हो जाएगी, डेसिड्यू होगी। अगर कंसीव कर लिया है देन दैट कंसीव और दैट प्रेगनेंसी विल गेट अबॉर्टेड, है ना, समझ में बात आ रही है, क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं, हमने ओवरी डिस्कस कर ली है, आगे बात करने जा रहे हैं हम हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट हैं जो हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। तो जरा देखें, हमने डिस्कस किया था कौन से चैप्टर में, डे फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, वहाँ कुछ हार्मोन्स के नाम मैंने लास्ट स्लाइड पे लिखा था, बिल्कुल वही हार्मोन्स यहाँ आ रहे हैं। गैस्ट्रिन, जैसा नाम वैसा काम, यानी कि कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, स्टमक के वॉल से। क्या काम करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है आपको पता है, HCl, पैप्सिनोजेन, है ना, और भी म्यूकस वगैरह प्रेजेंट है। तो दिस सेल्स which are responsible for secreting these factors, इन सारे सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहां पे पेरिएटल सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चीफ सेल को एक्टिवेट करेगा तो पैप्सिनोजेन, म्यूकस सेल्स को एक्टिवेट करेगा तो म्यूकस, ये सारे का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ताकि जो बोलस अंदर आया है उसका चर्निंग हो सके। आफ्टर चर्निंग दिस गैस्ट्रिक जूस विल मिक्स in that mixture and the mixture will be known as chyme। ठीक है, तो हमने ये चीज पढ़ लिया है, कहाँ पढ़ा है, डाइजेशन वाले चैप्टर में। फिर से आता है भाई सिक्रेटिन, इट इज ऑल्सो, है ना भाई, आप याद रखना, इट इज ऑल्सो हार्मोन। सिक्रेटिन कहाँ से, ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है और क्या करेगा, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा कि भैया तुम अपना सिक्रेशन
स्टार्ट करो बाइकार्बोनेट्स और वाटर रिलीज करने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कोलेसाइटोकाइनिन। कोलेसाइटोकाइनिन विल एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, हमने इसको डिस्कस किया था वहां पे। तो एक्ट कर रहा है भाई पैंक्रियाज के ऊपर, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के रिलीज के लिए, और बाइल का रिलीज कहां से होगा, गॉल ब्लैडर से। तो बाइल जूस को बाहर निकालने के लिए सीसी के किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन कराना चालू करेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स जीआईपी, ये क्या करता है, जस्ट एंटागोनिस्टिक टू गैस्ट्रीन एंड सिक्रेटिन। आप समझना, ध्यान देना, गैस्ट्रीन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट करा रहा है स्टमक के सेल्स को, और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रोकेगा, कम करेगा, मोटिलिटी को भी कम करेगा। चलो बात करते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट एंड किडनी, यानी हार्ट भी हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, बट ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हाँ। ANF, atrial natriuretic factor, is the hormone which is secreted from the heart cells, cardiac cells के थ्रू ये secrete होते हैं। atrial natriuretic factor vasodilator की तरह काम करेगा, कब, रास मैकेनिज्म के ऊपर चेक रखने के लिए, ठीक है। तो रिड्यूसेस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को कम करता है, एंड Na+ कंसंट्रेशन को भी कम करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं किडनी की। किडनी के अंदर भी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इरिथ्रोपोइटिन, व्हिच रीजन, पेरिट्यूबुलर जो सेल्स प्रेजेंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एज वेल एज कॉर्टेक्स पॉलीपार्ट में, एंड दीज सेल्स आर सिक्रेटिंग इरिथ्रोपोइटिन, एक्ट्स ऑन बोन मैरो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोपोइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज रेनिन एंड कैल्सिट्रियोल। रेनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ रास मैकेनिज्म, डिटेल हमने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में किया था। आपको याद रखना है कि रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन में। एंजियोटेंसिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंड दैट इज क्या है भाई, इट इज स्ट्रॉन्ग वैसोकंस्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है GFR भी बढ़ जाएगा। तो इन केस ऑफ लो ब्लड प्रेशर रेनिन एक्ट करेगा टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल, यू कैन से मल्पीजियन कार्पसूल्स, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं कैल्सिट्रियोल। कैल्सिट्रियोल क्या है भाई, कैल्सिट्रियोल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन, एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम +2 आयन एट द टाइम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड अलोंग विद द यूरिन, एंड सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्लस को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किस हार्मोन्स के हेल्प से भाई, कैल्सिट्रियोल के हेल्प से, ठीक है। तो बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग, हमने डिस्कस कर लिया है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसाइटोकाइनिन एंड GIP, सारे का फंक्शन मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपको बता दिया है। चलो भाई नेक्स्ट की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। दिस हार्मोन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आपको याद रखना है। कुछ तो भाई पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। जो पेप्टाइड्स होते हैं, है ना, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, है ना, वैसे हार्मोन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसे केस में टारगेट सेल्स के अंदर जब ये एंटर नहीं करेंगे तो देन हाउ दे विल परफॉर्म, ये सारे डिटेल हम यहाँ देखेंगे। कुछ हार्मोन्स क्या होंगे भाई, लिपिड सॉल्युबल, इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएंगे भाई, टारगेट साइट तक पहुंचेगा, और टारगेट साइट तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, हार्मोन्स एग्जीक्यूट करेगा एंजाइमेटिक रिएक्शन, है ना। तो ये 2 मैकेनिज्म यहाँ पे NCERT के अंदर गिवन है, और आपको दोनों समझना है कंसेप्चुअली, ताकि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। हमने क्या बोला आपको कि ऐसे हार्मोन्स जो वाटर में सॉल्युबल हैं और ऐसे हार्मोन्स जो लिपिड में सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो जो लिपिड वाले हैं वो इजीली कहाँ पहुंच जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेंगे और रिसेप्टर और टारगेट साइट तक वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई देखें जरा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो सबसे पहला क्या देख रहा है, ऐसे हार्मोन, कौन से हार्मोन भाई, किसकी बात कर रहा है, FSH की बात कर रहा है। इट इज नॉट सॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं है, किसमें सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन लिपिड, लिपिड सॉल्युबल नहीं है। दिस इज पेप्टाइड, और क्या करेगा भाई, पेप्टाइड है तो बट ऑब्वियस सी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। देन व्हाट विल हैपन, दिस FSH विल बाइंड विद द रिसेप्टर्स। कहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स इसके प्रेजेंट होते हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक रीजन से अलग दूर, यानी कि सेल के बाहर, यानी कि सेल के आउटर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। एंड दिस FSH विल बाइंड विद रिसेप्टर, और क्या करेगा, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी
मैसेंजर, ये प्राइमरी मैसेंजर क्या करेगा, इट विल इंड्यूस, है ना, इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। कहाँ पे, इनर साइड, ये जो रिसीवर रिसेप्टर्स है इसका इनर पार्ट जो कहाँ पे प्रेजेंट है भाई, साइटोप्लाज्मिक पार्ट में, यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, या फिर इसके बाइंडिंग की वजह से एक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है जिसको हम फर्स्ट रेस्पॉन्स कहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक खास प्रकार का केमिकल मॉलिक्यूल बनता है। इट मे बी कैल्शियम +2 आयन, इट मे बी साइक्लिक AMP, इट मे बी साइक्लिक GMP, या फिर इट मे बी IP3, याद रखना है ना, यहाँ पे AMP साइक्लिक AMP इन केस ऑफ FSH, है ना, साइक्लिक GMP इन केस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट मसल्स, है ना, वहां पे साइक्लिक GMP, एंड IP3 इज ऑल्सो सेकेंड मैसेंजर। तो कौन कौन सेकेंड मैसेंजर हो सकता है आपको याद रखना है, साइक्लिक AMP, कैल्शियम +2 आयन, CGMP एंड IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। ये सेकेंड मैसेंजर कैसे बन रहा है, प्राइमरी मैसेंजर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर इज बाइंडिंग विद हार्मोन, इट इज इंड्यूसिंग फर्स्ट रेस्पॉन्स। आफ्टर दैट दिस फर्स्ट रेस्पॉन्स की वजह से एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगा जिसकी वजह से केमिकल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा एंड जनरेशन होगा किसका भाई, सेकेंडरी मैसेंजर का। सेकेंडरी मैसेंजर में कौन कौन आपको याद रखना है, साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम +2 आयन, या फिर CGMP या फिर IP3, दीज ऑल आर सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है भाई, बिकॉज ये डायरेक्ट हार्मोन सेल के अंदर नहीं आ रहा है, एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू एक फर्स्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे ये सेकंड रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। अब क्या होगा भाई, सेकंड रेस्पॉन्स के बाद बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन एग्जीक्यूट होना था इन दैट रेस्पॉन्स ऑफ हार्मोन्स, तो उस हार्मोन के रेस्पॉन्स के लिए जो केमिकल रिएक्शन एग्जीक्यूट होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं बायोकेमिकल रेस्पॉन्सेज। और यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन व्हाट विल हैपन, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, यानी आप कह सकते हो जो उसका रिजल्ट आना चाहिए था। जैसे FSH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, तो यहाँ पे फॉलिकल का ग्रोथ, ओवरी का ग्रोथ दिखा रहा है। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल विल गेट मैच्योर्ड इनसाइड द ओवरी एंड ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड थ्रू विच एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड। ठीक है, चलो भाई हम लोगों ने देख लिया भाई कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जिसके लिए नॉट सॉल्युबल इन लिपिड, ऐसे हार्मोन्स जो सॉल्युबल नहीं है लिपिड के लिए, तो ब्लड के वाया, सुनना ध्यान देना, अगर हार्मोन से एक बार FSH रिलीज हुआ है तो पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है और वो ब्लड में मिक्स हो गया, पूरे बॉडी के ब्लड में FSH घूम रहा है, पर इट विल गेट रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के वॉल के ऊपर, ओवरी के फॉलिकल के ऊपर, वहां पे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल मेम्ब्रेन या सेल के बाहर रिसेप्टर प्रेजेंट है, इट विल बाइंड कन्फर्मेशनल चेंज, रेस्पॉन्स फर्स्ट, है ना, उसके बाद रेस्पॉन्स फर्स्ट के बाद क्या होगा, सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा हमने देख लिया, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, IP3 और कैल्शियम +2 आयन, दिस ऑल आर सेकेंडरी मैसेंजर। अब ये आपस में मिलकर क्या क्या करेंगे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होना था वो डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आगे चलें, अगला जो आपको रेस्पॉन्स देखना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन में जो दूसरा हम जो देखने जा रहे हैं, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट सेक्शन, बिकॉज हियर इज द स्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन, इट इज सॉल्युबल। क्या है ये, सॉल्युबल है, कहाँ पे सॉल्युबल है, फैट के अंदर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन, अब ये सॉल्युबल है तो इजीली क्रॉस कर लेगा, कहाँ पे भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इवन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को भी क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इसका जो रिसेप्टर होता है इंट्रासेलुलर होता है, देखो इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर। समटाइम स्टेरॉइड हार्मोन्स है तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के लिक्विड के अंदर, न्यूक्लियस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये रिसेप्टर क्या कर रहा है, हार्मोन के साथ बाइंड अप होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, आप देख सकते हो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन रिसेप्टर्स ये क्या करेगा भाई, इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसके, जीन को। कहाँ है जीन, क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उस क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीनोम प्रेजेंट है, जो जीन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज, उस जीन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। कौन,
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार जीन एक्टिवेट हो गया तो देन ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। आपने डिटेल पर रखा है बॉटनी में, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा एंड दिस प्रोटीन विल बी सोड एज अ फिजियोलॉजिकल एक्शन। आप कह सकते हो इस हार्मोन के रिस्पॉन्स में क्या होगा भाई, टिश्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, यूट्रस के वॉल के अंदर एज वेल एज कहाँ भाई, ब्रेस्ट के सेल्स के अंदर भी डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। अब तक आपने कितने तरह के हार्मोन देख लिए, 2 तरह के हार्मोन देख लिए। एक इस कौन सा है भाई, जो लिपिड में सॉल्युबल है, और दूसरा हमने क्या देखा, जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। जो सॉल्युबल होता है इजीली कहाँ पहुंच जाता है, सेल के अंदर, तो रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सारा डिटेल हो गया। चलो भाई, नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स, है ना, जो केमिकल ग्रुप उसके अंदर हार्मोन के अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज पेप्टाइड, यानी प्रोटीनेशियस नेचर के जो हार्मोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन्स, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होंगे, लिपिड में इनसॉल्युबल होंगे। तो याद रख लेना भाई कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं सारे के सारे, ट्रॉपिक, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉपिक वर्ड जहां आएगा वो सारे के सारे क्या है, पेप्टाइड्स हैं। हाइपोथैलेमिक यानी रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग फैक्टर जितने भी हैं सारे के सारे क्या है भाई, आपको याद रखना है, एडीएच है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंड आपको याद रखना है भाई पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला जितने भी हार्मोन हैं सारे के सारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन, सारे के सारे क्या है, पेप्टाइड। दूसरा जो कैटेगरी है दैट इज स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स यानी कि सॉल्युबल इन लिपिड, कौन कौन सा, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट, कॉर्टिसोल का मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। सारे के सारे क्या है, स्टेरॉइडल इन नेचर है, यानी कि फैट सॉल्युबल है। आगे चलते हैं, आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन इस अलग कैटेगरी है भाई, अमीनो एसिड्स है, सिंपल अमीनो एसिड्स है। और दिस अमीनो एसिड जो हार्मोन है दैट इज थायराइड हार्मोन, ठीक है। अमीनो एसिड्स डेरिवेटिव्स यानी अमीनो एसिड्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे एंड वहां पे जो न्यू हार्मोन बनता है दैट इज एपिनेफ्रिन। चलो भाई आगे चलते हैं, इसी को हमने क्या किया है, चार्ट में डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। देखो, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नेचर, स्टेरॉइड, आइडोथायरोनिन एंड अमीनो एसिड वाला, है ना। तो सारे एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, यू कैन सी एंड मेमोराइज, है ना। क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन, 2019 नीट का क्वेश्चन है, यू कैन सी वेरी वेल, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा है, एक तरफ कॉलम में दे दिया है हार्मोन्स, दूसरी तरफ दे दिया उससे रिलेटेड डिजीजेस, है ना। तो सबसे पहले क्या याद रखना आपको, इंसुलिन, इंसुलिन क्या करेगा, डायबिटीज मेलिटस कॉज करेगा। शुगर का क्या होने लगेगा भाई, बाहर रिमूवल होने लगेगा अलोंग विथ यूरिन एंड ब्लड में शुगर का कंटेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन क्या करेगा भाई, क्या इसके हाइपोसिक्रेशन की वजह से ग्वाइटर कॉज होता है, तो ऑप्शन 4। कॉर्टिकॉइड्स की बात करें, यानी कि कॉर्टिकॉइड्स अभी मैंने तुरंत बताया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। डिजीज कौन सा था, एडिसन्स डिजीज, है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे एडिसन्स डिजीज। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं हुआ तो बॉडी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डॉर्फिज्म कॉज होगा, है ना। अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा तो इन केस ऑफ ओल्डर एज एक्रोमेगाली, या इन केस ऑफ जो इन्फेंट बच्चे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा, तो जिजेंटिज्म। तो एक्रोमेगाली इज द पार्ट डिसऑर्डर है किसकी वजह से, हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक्रोमेगाली, थर्ड, है ना। तो क्या ऑप्शन बना, 5 4 1 3, 5 4 1 3। देखो भाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, ध्यान रहेगा। तो आपको क्या करना है, इससे क्या आइडिया मिल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी हार्मोन्स देखे रखे हैं उसके हाइपोसिक्रेशन एंड हाइपर सिक्रेशन से होने वाली जितनी भी डिजीजेज हैं उसके नाम आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ऑल्सो आस्क्ड इन 2019, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंसेस सेलुलर एक्टिविटीज। बोल रहा है स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे स्टीरॉयड आया सेलुलर एक्टिविटीज की बात आ रही है, यानी कि क्या है ये, लिपिड सॉल्युबल है, डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा, इनसाइड द सेल, रिसेप्टर कहाँ है, अंदर है ना। चलो देखिए क्या बोलता है, चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करेगा। बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, है ना, ये डीएनए के साथ बाइंड अप हो जाता है। एक्टिवेटिंग द साइक्लिक एएमपी लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन, नहीं भाई साइक्लिक एएमपी को एक्टिवेट कौन करता है भाई, जो
लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है ना। यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स एज सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ी है, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। तो बोल रहा है कि चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये क्या होगा भाई, आपने देखा था उस वाले डायग्राम में कि मैम बता रही थी कि ये किसके साथ बाइंड अप हो रहा है भाई, रिसेप्टर्स के साथ जो न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और यहाँ से ये किसके साथ, जीनोम के साथ बाइंड अप होगा और इसको स्टिमुलेट करेगा, है ना। और स्टिमुलेट करके क्या करेगा, जीनोमल एक्शन को, ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर दैट ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका भाई, देखें क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन बी इज एप्रोप्रिएट आंसर, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which has been asked in 2018, which of the following is an amino acid derivative, वो जो चार्ट बना रखा था है ना, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में हमने क्या देखा था, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, है ना। तो यहाँ दे रखा है क्या, उसी का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। आंसर क्या आ गया, ए। चलो भाई आगे चलते हैं। Which of the following hormones can play a significant role in osteoporosis, आपको मैंने बताया था osteoporosis के लिए रेस्पॉन्सिबल, यानी कि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा, है ना। तो क्या भाई, कैल्सीमिया, है ना, कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा, हाइपर कैल्सीमिया। तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होगा, देखें, एल्डोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, नहीं भाई, प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन एंड पाराथायरॉइड, वेरी गुड। चलो भाई देखें, एस्ट्रोजेन, है ना, एंड पाराथायरॉइड हार्मोन, पाराथॉर्मोन क्या कर रहा था भाई, थायरोकैल्सिटोनिन के एंटागोनिस्टिक वर्क करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो आपको ये याद रखना है, एस्ट्रोजेन एज वेल एज पाराथायरॉइड हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, आप कह सकते हो ऑस्टियोपोरोसिस होगा इसकी वजह से, है ना। क्या होगा, यहाँ पे बोन्स के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, बोन्स फ्रेगाइल हो जाएगा, इजिली ब्रेकेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कहां से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से, नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन, कहाँ जीएनआरएच कहाँ काम कर रहा है, हमने आपको यहाँ पे स्लाइड में बताया कहाँ काम कर रहा है जीएनएच। चलो भाई फ्लो चार्ट आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, है ना। तो जीएनआरएच के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी को, एलएच और एफएसएच, है ना। एलएच कहाँ, लिडिक सेल, एफएसएच फैक्टोरी सेल्स इन केस ऑफ मेल बॉडी। अब फीमेल बॉडी के केस में एलएच कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर ओव्यूलेशन के लिए, है ना, एज वेल एज एफएसएच किसके ऊपर, ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर, और जितने भी फॉलिकल्स हैं ओवरी के उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, और चलो सोल्व करें इसको, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, पूछ रहा है कि किसके ऊपर काम कर रहा है, जीएनआरएच, है ना। तो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच, ऑप्शन बी इज एप्रोप्रिएट आंसर। चलो थाइमोसिन की बात करते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, थाइमस के द्वारा एक ही हार्मोन रिलीज होता है, इसको इम्यून सिस्टम का हम क्या कहते हैं, राजगद्दी कहते हैं, जहां टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो रहा है। तो क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कोलेसाइटोकाइनिन कहाँ एक्ट करता है, पैंक्रियास के ऊपर, और किसके ऊपर, कोलेसाइटोकाइनिन बाइल के सिक्रेशन के लिए गॉल ब्लैडर के ऊपर। देन आंसर विल बी पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। आगे चलते हैं, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी यानी कि आपको पता है न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात कर रहा है। दो हार्मोन्स कहाँ सिंथेसाइज हो रहे थे, हाइपोथैलेमस के अंदर, कौन कौन से आपको याद होगा, ऑक्सीटोसिन एज वेल एज एडीएच, है ना। तो बोल रहा है इज ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज, इज नॉट, बोल रहा है इज नॉट ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज इसका सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन, इट इज द, भाई बिल्कुल सही बात है, क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है और रिलीज करता है, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर हो रहा है, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, नेम ऑफ पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड की बात कर रहा है ना। अभी हम लोगों ने देखा, कहाँ देखा कि इसके अंदर जो फैट सॉल्युबल नहीं है अंदर जाएगा, है ना। तो इसके अंदर जो पेप्टाइड है दैट इज इंसुलिन, हमने देख लिया एग्जांपल में, है ना। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। क्या बोल रहा है, विच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स, कहाँ काम करेगा भाई, हेपेटोसाइट्स के ऊपर काम करेगा, और फैट सेल्स के ऊपर काम करेगा, और क्या करेगा, सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाएगा, यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा, सेलुलर ग्लूकोज को या तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, है ना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होगा ग्रेव्स डिजीज, आपको याद रखना है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या होगा, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर इसको बोलते हैं ना, क्या भाई,
कि आई बॉल क्या है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, बाहर की तरफ वो निकलने लगता है, तो इसी को बोल रहे हैं ग्रेव्स डिजीज। तो हाइपर सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीट होगा तब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है ना, बॉडी लीन थिन हो जाती है। और ऑप्थेल्मिक कैविटी यानी कि आप कह सकते हो आई ऑर्बिट के पीछे वहां पे एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी बड़ा और प्रोट्रूडेड दिखने लगता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखता है, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज प्रिकर्सर ऑफ द सिंथेसिस। किसके लिए प्रिकर्सर का काम करेगा वो याद रखना आपको, है ना। तो ट्रिप्टोफान किसके लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, आपको याद रखना है, दैट इज जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं हमारे, है ना, सेरोटोनिन वगैरह, उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो है दैट इज ट्रिप्टोफान। तो सेरोटोनिन आ गया यहाँ पे, ये याद रहेगा। तो ये भी याद रहेगा मेलाटोनिन, मेलाटोनिन किस लिए रेस्पॉन्सिबल भाई, कहाँ से, पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, यानी कि डायर्नल जो रिदम है, डे नाइट का जो रिदम है उसको बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है दैट इज ऑल्सो ट्रिप्टोफान एंड सेरोटोनिन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक, यानी कि ऑपोजिट नहीं होने चाहिए उनके फंक्शन, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पारथ हार्मोन के ऊपर, ठीक है। तो पारथ हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, हमें पता है, ठीक है। इंसुलिन भी एंटागोनिस्टिक होता है किसके, ग्लूकागॉन के, चलो भाई ठीक है। एल्डोस्टेरोन की बात करें, एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है भाई, आपको पता है, सोडियम का अपटेक कराता है, वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, ठीक है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये क्या करेगा, जस्ट उसके एक्शन के एंटागोनिस्टिकली काम करेगा, वैसो डायलेटर होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को रोकता है ना, ठीक इसके उल्टा काम कर रहा है। रिलैक्सिन एंड इनहिबिन, इनहिबिन क्या कर रहा है भाई, फीडबैक मैकेनिज्म किसको देता है भाई, हाइपोथैलेमस को, कि रोको, आगे आप रिलीज मत करने दो। रिलैक्सिन इज नॉट द हार्मोन विच इज गिविंग फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक नहीं दे रहा। देन दिस आर द पेयर्स जो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। विच हार्मोन्स डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट्स के लिए कौन है, सिक्रिटीन, आपको याद रखना है, सिक्रिटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस फंक्शन। एंड कोलेसाइटोकाइनिन इज ऑल्सो, आपको याद रखना है, किसके ऊपर काम करता है, पैंक्रियास के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। अ केमिकल सिग्नल्स दैट हैज बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल्स, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के जैसा भी काम करेगा और हार्मोन के जैसा भी काम करेगा। एपिनेफ्रिन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स थ्रू सिंथेसिस एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड, कह रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज हो रहा है दूसरे जगह और स्टोर हो रहा है कहीं और मास्टर ग्लैंड के बाद रिलीज हो रहा है भाई। तो आपको याद रखना है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है, हाइपोथैलेमस में रिलीज हो रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस से, ठीक है। लास्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। तो आपको याद रखना है कि कॉर्टिसोन यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व है, ग्लूकागॉन इन्वॉल्व है, इंसुलिन इन्वॉल्व है, एल्डोस्टेरोन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपटेकिंग Na+ एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो देन करेक्ट आंसर विल बी दिस। चलो भाई आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं एंड होता है, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।